हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे अगस्त 2024 की विजनाइज मंथली मैगजीन। इससे पहले हमने इस चैनल पे जुलाई पूरी कंप्लीट कर ली है ना, जुलाई की मैगजीन पूरी कंप्लीट कर लिया। तो हम शुरू करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस से, जहाँ पे हमारा पहला टॉपिक होने वाला है सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट। अगर आपने थोड़ी सी भी न्यूज़ सुना होगा अगस्त में, तो आपने देखा होगा कैसे पूजा खेड़कर आईएएस वाला सीन चल रहा था, फेक सर्टिफिकेट्स वाला। उसी टाइम पे ये सब चीजें जो थी वो न्यूज में थी। तो अब हम देखेंगे कि अगर हमें मेंस में क्वेश्चन आता है तो हमें उसको कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हम मेंस में क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो अगर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल क्लास पे अगर इंट्रोडक्शन लिखना है आपको, तो आप यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। बाकी फिर अगर आपके पास कुछ और अच्छा ऑल्टरनेटिव है तो आप वहां से भी कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे वहां पे कि अभी क्या हुआ है, 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है सुप्रीम कोर्ट की, स्टेट ऑफ पंजाब अदर्स वर्सेस दविंदर सिंह एंड अदर केस। इसमें क्या हुआ है भाई कि उन्होंने बोला है, सुप्रीम कोर्ट की 7 जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी है उसमें बोला है कि जो सब क्लासिफिकेशन है शेड्यूल क्लास के अंदर वो परमिसेबल है, जिससे एक अलग ही सेपरेट कोटा जो है, जो ज्यादा बैकवर्ड लोग हैं एससी कैटेगरीज के अंदर, उनको प्रोवाइड किया जा सके और वो उस चीज का बेनिफिट उठा सके। अगर न्यूज में हम देखें, देखो क्या हुआ था, 2004 की बात है कि ईवी चन्नैया केस हुआ था। इसमें 5 जज की सॉरी ईवी चन्नैया केस हुआ था, है ना। तो उसमें स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश 2004-5 की बात है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि आर्टिकल 341 के अंडर जो एससी है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है, तो इसलिए जो सब कैटेगराइजेशन है फर्दर नहीं हो सकता है। ठीक है। और फिर दोबारा से 2020 में इस चीज को एक 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रिफर किया गया था, जिसने ये कहा था कि एवी चन्नैया जो केस में जो भी जजमेंट हुआ था उसको हमें रिकंसिडर करने की जरूरत है। तो जब ये 7 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अब बैठती है इस साल, तो वो ये देखती है, दो एस्पेक्ट पे वो बात करती है। कैसे, एक तो वो ये कहती है कि वेदर वो ये देखेगी कि क्लासिफिकेशन जो है रिजर्व कास्ट के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता है। फिर जो करेक्टनेस है ईवी चन्नैया वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश केस की, आंध्र प्रदेश केस की, वो सही था या नहीं था, उस पर देखेगी। अब हम कुछ रेलेवेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं, जैसे कि आर्टिकल 14, 15 प्लस 4। ये आपके स्टैटिक पोर्शन में आपने देखा होगा कि 14 जो है वो ये कहता है कि किसी भी पर्सन, इंडियन टेरिटरी के अंडर किसी भी पर्सन को कोर्ट, जो स्टेट है वो इक्वालिटी डिनाई नहीं कर सकते हैं। फिर आता है 15 क्लॉज 4, जिसमें ये बात कही गई है कि स्टेट को स्पेशल प्रोविजंस बनाना है इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस के लिए और एससी एंड एसटीज के लिए। फिर 16 क्लॉज 1 में इसी बात को कहा है कि इसको जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी बनाना है ना, जॉब वगैरह की, उसमें सारे सिटीजन्स के लिए किसी भी एम्प्लॉयमेंट या फिर अपॉइंटमेंट जो है किसी भी ऑफिस के अंडर। फिर आर्टिकल 16(4) में ये कहता है कि पहला बोलता है इक्वालिटी प्रोवाइड करना है। फिर आर्टिकल 14 में ये कहता है कि रिजर्वेशन की बात की गई है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में, कि रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड क्लासेस को वो प्रोवाइड करना है जिनकी एडिकेटली रिप्रेजेंटेशन नहीं है किसी भी सर्विस में। फिर आर्टिकल 341 हम देखेंगे। देखो ये वाले केसेस तो सबको जनरली मालूम होते हैं, ये वाले आर्टिकल, आर्टिकल 341 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 341 क्लॉज 1 क्लॉज 2 जो है वो हम स्पेशली देखेंगे। तो आपको आर्टिकल 341 को याद रखना है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्पेसिफाई करता है किसी भी कास्ट, रेस, ट्राइब, है ना, को, कि ये जो है वो एससी कैटेगरी में आएंगे या नहीं आएंगे किसी भी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में। और फिर आर्टिकल 341 क्लॉज 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट चाहे तो ये जो लिस्ट प्रेसिडेंट ने बनाई है उसको ऑल्टर कर सकता है, इंक्लूड या एक्सक्लूड करके किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को इस लिस्ट में। आई होप आपको इतना भी आराम से समझ में आ रहा होगा, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस अभी तक नहीं था, है ना। और आपने इस आप अभी जो है पेन और कॉपी लेकर बैठे होंगे और आपने आर्टिकल 341 क्लॉज 2 को मेंशन कर लिया होगा कि कभी भी अगर सब क्लासिफिकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट की बात आती है तो आपको ईवी चन्नैया केस लिखना है ना, और दविंदर सिंह केस लिखना है। फिर अब हम जजमेंट की हाइलाइट्स को देखते हैं कि सब क्लासिफिकेशन जो है एससी का, वो आर्टिकल 341 क्लॉज 2 को नहीं वॉयलेट करता है। ऐसा किसने कहा? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक है, कि अगर, क्योंकि अब देखो आर्टिकल 341 1 क्लॉज 2 को
सब क्लासिफिकेशन क्यों हॉल्ट नहीं करता है? क्योंकि आर्टिकल 341 क्लॉज 2 जो है वो किसी भी कास्ट का इंक्लूजन या एक्सक्लूजन की बात कर रहा है। तो अभी हम कोई भी नई कास्ट ऐड थोड़ी कर रहे हैं आर्टिकल 341 की लिस्ट में, या फिर किसी कास्ट को हटा थोड़ी कर रहे हैं। सिर्फ जो एग्जिस्टिंग कास्ट है उनको हम सब कैटेगराइज कर रहे हैं, इसलिए आर्टिकल 341 को सब कैटेगराइजेशन जो है वो नहीं करता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो याद रखना है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है ये। फिर स्कोप ऑफ सब क्लासिफिकेशन देख लेते हैं हम एससीज का, है ना, शेड्यूल कास्ट का। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, देखो क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या है हमें सब क्लासिफिकेशन का, कि भाई क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, कि हमें अफर्मेटिव एक्शन ही तो ले रहे हैं हम सब क्लासिफिकेशन को इंक्लूडिंग सब क्लासिफिकेशन, जिससे एक सब्सटैंटिव इक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटी की वो बैकवर्ड क्लासेस को मिल सके, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। अब सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होती है हम ये देख लेते हैं, क्योंकि अगर सब्सटैंटिव इक्वालिटी पे अलग से क्वेश्चन पूछ लिया प्रीलिम्स में, आपने देखा होगा कैसे भी कुछ भी पूछ लेता है प्रीलिम्स में, बहुत ही बेसिक, कुछ भी नहीं, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है प्रीलिम्स में क्वालिटी से रिलेटेड सेक्शंस में। तो सब्सटैंटिव इक्वालिटी क्या होता है? सब्सटैंटिव इक्वालिटी मतलब होता है वो प्रिंसिपल that the law must account for the different backgrounds and historical injustice faced by person, है ना। जिस प्रिंसिपल पे कोई भी लॉ जो है वो डिसाइड करता है कि भैया क्या जो बैकग्राउंड रहा है हिस्टोरिकल इनजस्टिस का किसी भी ग्रुप ने किया है। अब इसका मतलब ये नहीं, मतलब सीधी सी बात ये है कि आप ऐसा कोई प्रिंसिपल नहीं ले सकते कि हिस्ट्री में कभी भी किसी इंसान के अगर फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियां बाल नहीं कटवाती थी छोटे छोटे पुराने जमाने में, तो आप इस चीज को, इस बेस को लेके आप ये नहीं कह सकते कि लड़कियों के साथ बहुत ज्यादा इनइक्वालिटी हुई है तो उनको जो है वो एक कोटा दे दो, कोटा दे दो। तो ये जो है ये इस प्रिंसिपल को हम क्या बोले, इस प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल, घटिया प्रिंसिपल्स ना इंक्लूड हो उसको क्या बोलेंगे हम, सब्सटैंटिव इक्वालिटी। स्टेट क्या कर सकता है, सब क्लासिफाई कर सकता है किसके बेसिस पे, इन एडुकेट रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे किसी भी कास्ट को, कि अगर कोई भी कास्ट जो है उसका रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है तो स्टेट जो है उस कास्ट को इंक्लूड कर सकता है। लेकिन उसको इन एडुकेशन, इन एडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ कास्ट जो है वो ऐसा नहीं है कि अब मान लो कोई भी कास्ट है, वो इसलिए वहां पे रिप्रेजेंट नहीं हो रही क्योंकि उस कास्ट के लोग पेपर ही नहीं दे रहे हैं या फिर वो पढ़ ही नहीं रहे हैं। ये कोई बेसिस नहीं होगा। बेसिस क्या होगा कि अरे उनको बैकवर्डनेस है, इतनी बैकवर्डनेस है कि वो दे नहीं पा रहे हैं एग्जाम या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। इस बेसिस पे हमें देखना है कि अंडर रिप्रेजेंटेड है और फिर इंक्लूड करना है। और स्टेट को इसके लिए डेटा जो है वो कलेक्ट करना होगा, है ना, इन एडुकेसी ऑफ रिप्रेजेंटेशन का डेटा कलेक्ट करना होगा कि स्टेट की सर्विसेज में कौन कौन से सर्विसेज में कौन कौन से लोग जो है वो अंडर रिप्रेजेंटेड हैं बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस, है ना, बार बार कहना है बिकॉज ऑफ बैकवर्डनेस। स्टेट जो है अपने अपने मनमानी नहीं कर सकती, विम्स या पॉलिटिकल एक्सपेक्टेंसी के अंडर जो है काम नहीं कर सकती है। अगर ऐसा करती है या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है, मतलब तो वो उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। मतलब स्टेट का जो भी फैसला होगा वो किसी भी कास्ट को अगर इंक्लूड कर रही है एससी एससी में तो जुडिशियल रिव्यू उसका होगा ही होगा। ठीक है, नहीं तो आपको मालूम है कि पॉलिटिक्स तो हमारे हमारे देश में किस लेवल की खेली जाती है। फिर आता है कि स्टेट इज नॉट, अब ऐसा नहीं है कि 100% सीट्स जो है वो एस सी एस टी की फेवर में कर दिए। ठीक है, एस टी एस सी की फेवर में मतलब कैसे कि कोई एक ग्रुप है, आपको मालूम है कि एस टी एस सी में एक ग्रुप नहीं आती है, एक कास्ट नहीं आती है, काफी सारी कास्ट आती हैं। ऐसा ना हो कि किसी एक कास्ट को उन्होंने 100% फेवर कर दिया है और बाकी को प्रेसिडेंट लिस्ट में से एक्सक्लूड कर दिया है। फिर आता है कि एससी जो है वो एससी जो कि नोटिफाइड है आर्टिकल 341 क्लॉज 1 में। 341 क्लॉज 1 क्या है, प्रेसिडेंट लिस्ट प्रोवाइड करेगा। 341 क्लॉज 2 क्या है कि पार्लियामेंट जो है वो उसको अल्टर कर सकती है। तो उस लिस्ट में जो एससी जो है वो इंक्लूड है, वो क्या है, हेट्रोजेनस ग्रुप है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप है अभी बताया, और अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग वेरिंग डिग्रीज ऑफ बैकवर्डनेस है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो वही इसमें ट्राइब्स भी आती हैं, नहीं ट्राइब्स तो एसटीज में आती है, काफ़ी सारी कास्ट आती हैं। आई डोंट वांट टू नेम देम, जैसे ए बी सी डी कास्ट है, तो ए कास्ट जो है वो है ये सब एससी में, लेकिन वो मान सकते हैं कि हम डी कास्ट को ज़्यादा बैकवर्ड मानते हैं, हम भी इनके साथ अनटचेबिलिटी जो है वो मतलब कंटिन्यू रखेंगे। तो ऐसी चीज़ें भी काफ़ी सारी होती हैं। तो एक हेटेरोजेनस ग्रुप है जिनका अलग अलग डिग्री ऑफ बैकवर्डनेस है, तो इसलिए हमें सब कैटेगराइजेशन जो है वो इंक्लूड की ज़रूरत है। तो अगर आए बात
अभी हम देखेंगे आगे, चलो। 4 of the 7, अब क्या था, अभी 7 जज कॉन्स्टिट्यूशन बनी है, आपने देखा होगा। 4/7 जो है बेंच सेपरेटली ये ओपाइन करते हैं कि ये जो क्रीमी लेयर का प्रिंसिपल है जो ओबीसीज में था उसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है एससीज एंड एसटी में। लेकिन जो ओपिनियंस हैं उसका मतलब ये नहीं है, however the opinions do not constitute a direction। अब ये जो भी ओपिनियंस दिए हैं, अभी जो भी डायरेक्शन, जो भी बात की गई है, जो की हाइलाइट्स हैं जजमेंट के, अभी हमने ऊपर देखा धर्मेंद्र सिंह जजमेंट के, वो डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट को क्रीमी लेयर कंसेप्ट को प्रोवाइड इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि ये जो इशू है यहाँ से अराइज नहीं हो रहा है। अब क्रीमी लेयर तो आपको मालूम ही होगा कि किसी भी एक कैटेगरी में काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो उसका फ़ायदा उठा चुके रहते हैं और वो काफ़ी वो पैसे हर तरीके से एम्पावर्ड हो जाते हैं, तो वो जो है इस वो टॉप लेवल पे आ जाते हैं। अब बार 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 वो जो है इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और पता चल रहा है यहाँ के जो लोग हैं, जैसे कि आप एक सड़क पे बैठने वाले एक मोची अंकल है ना, अब वो भी एसएससी में आ रहे हैं, लेकिन क्या वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा पा रहे हैं? नहीं उठा पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सब कैटेगराइजेशन कराएं। फिर कुछ और जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट देख लेते हैं, क्योंकि वो मेंस में डायरेक्ट ये बोल सकता है कि सब कैटेगराइजेशन से रिलेटेड कोई भी आप जितने भी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट हुए उनके बारे में लिखिए। फिर हाँ, ऐसा क्वेश्चन भी बनता है, अगर आपने मेंस के क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको मालूम होगा। तो पहला आता है स्टेट ऑफ केरला एनएम थॉमस केस, देन आता है इंदिरा साहानी केस 1992 में, फिर ईवी चिन्नैया वर्सेस आंध्र प्रदेश केस अभी देखा, फिर जरनैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस। तो हम देख लेते हैं किस किस में क्या बात हुई थी, थोड़ी थोड़ी सी, इतना याद तो नहीं कर पाएंगे, फिर हम बार बार रिपीटेशन के थ्रू कोशिश करेंगे कि हमारे दिमाग में बनी रहे चीज़। फिर स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एलन थॉमस केस 1975 में क्या बात होती है, इसमें पहली बार पहला जो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था उसने क्रीमी लेयर की बात की थी। किसने किया था? क्रीमी लेयर की बात की थी और क्वेश्चन किया था जो भी बेनिफिट्स है रिजर्वेशन के वो एक ही जगह कॉर्नर हुए जा रहे हैं, है ना। एक कास्ट है, सिर्फ वही वही ली जा, एक चीज कुछ पर्टिकुलर तबके के लोग हैं वही वही लिए जा रहे हैं। इससे जो भी पेनिट्रेशन होना था लोअर लेवल तक वो पेनिट्रेशन नहीं हो पा रहा है, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के अंदर ही कास्ट कास्ट को काट रही है। फिर आता है इंदिरा साहानी केस, यहाँ पे 9 जज बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, उसने एम्फेसाइज किया कि हमें गवर्नमेंट को एक्सक्लूड करनी होगी, इसमें क्रीमी लेयर का पहली बार यूज किया था। फिर उन्होंने क्या हुआ, इंदिरा साहानी में वो कहा कि हमें एक्सक्लूड करना होगा क्रीमी लेयर वाले लोगों को ओबीसी कैटेगरी से, ताकि वो रिजर्वेशन का बेनिफिट्स ना उठा सकें। फिर आता है ईवी चिन्नैया केस, जहाँ पे अब भी हमने देखा कि उन्होंने बोला कि सब कैटेगराइजेशन जो है वो हो ही नहीं सकता है एस प्रेसिडेंशियल लिस्ट में, क्योंकि ये जो है वो एक होमोजीनियस ग्रुप है। फिर जर्नैल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता में हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये ओपिन किया कि जो एप्लीकेशन है क्रीमी लेयर कंसेप्ट का वो जो है आर्टिकल 351 एंड 352 में वो प्रेसिडेंशियल लिस्ट के साथ टिंकर नहीं करता है। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। जो जो भी इम्पोर्टेंट जैसे आपको यहाँ से नोट्स बनाने थे आप बना लें वीडियो को पॉज करके, फिर यहाँ से भी जो इम्पोर्टेंट डेटा चीज़ें हैं इस जजमेंट की वो अब ये ब्लैक ब्लैक वाली चीज़ें लिख लें, क्योंकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है इधर से तो भी आप ऐसा ना हो कि पता चल रहा है भूल ही जा रहे हैं, है ना। फिर ये ज़रूर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तो बिल्कुल आते ही आते हैं। तो आर्ग्यूमेंट्स देखें कि सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए या ना ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कल को आप इंटरव्यू में बैठेंगे तो भी वहाँ पे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो। तो सब क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये क्यों? क्योंकि सब्सटेंटिव इक्वालिटी अभी हमने देखा कि वीकेस्ट फर्स्ट अप्रोच जो है वो आना चाहिए, जिससे जो मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं एसटी एससी के अमंग ही उनको एम्पावरमेंट हो सके, जो भी बेनिफिट्स हैं वो कॉर्नर आउट ना हो। फिर आता है गवर्नेंस, सब क्वालिफिकेशन से क्या होगा, एक हम डाइवर्स और एफिशिएंट गवर्नेंस जो है वो हमारे यहाँ आएगी, है ना। एक मतलब इम्प्लीमेंटेशन जो है स्कीम्स का वो अच्छे से होगा, अच्छा इम्प्लीमेंटेशन स्कीम्स का मतलब गुड गवर्नेंस। हेट्रोजीनियस ग्रुप अभी हमने पढ़ाया कि कैसे अलग अलग ग्रुप्स जो है किस एस टी एस सी के अंदर ही काफ़ी सारे अलग अलग ग्रुप हैं जिनकी अलग अलग डिग्रीज ऑफ अलग अलग लेवल और डिग्रीज ऑफ बैकवर्डनेस वो प्रिवेल करती हैं। फिर आती है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ लेजिस्लेचर, आर्टिकल 341 जो है वो प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी कम्युनिटी को एस टी एस टी जो है वो बता दे, लेकिन डेजिग्नेशन के बाद जो है आर्टिकल फिर यहाँ पे इसका काम हो जाता है कि प्रेसिडेंट ने बता दिया किसी भी एक कम्युनिटी को कि ये आती है,
फिर जो काम है वो किस पे आ जाता है, फिर आर्टिकल 246 एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, 246 एक्टिवेट हो जाता है इन लाइट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 में है। अब आर्टिकल 256 है क्या? आर्टिकल 256 उन मैटर्स के साथ डील करता है, ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, सील विद सब्जेक्ट मैटर, है ना। जो भी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर लॉज बनाते हैं उन सब्जेक्ट मैटर के साथ 246 जो है वो करता है। तो ऐसे लॉज जो है वो आर्टिकल 15 क्लॉज 4 और 16 क्लॉज 4 के अंडर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ये सब चीजें भी देखना है। कि ऐसा नहीं है लिस्ट तो बना दी प्रेसिडेंट ने और पता चल रहा है फिर उनको बेशुमार जो है फिर अपॉर्चुनिटीज या कुछ भी दे रहा है, नहीं, इतना भी नहीं होना चाहिए। या फिर पता चला लिस्ट बना के सिर्फ वो खोखली पड़ी हुई है। फिर आते हैं आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सब क्लासिफिकेशन, यूनिटी एंड सोलिडारिटी। भाई क्या होगा इससे? कम्युनिटीज जो है वो वीकन हो जाएंगी, एस सी कम्युनिटी, उनकी आपस में मतभेद होने लगेंगे कि नहीं हम वीकर ऐसे करते हुए, और फिर उनकी जो कलेक्टिव वॉइस है और बार्गेनिंग पावर है वो कम हो जाएगी। फिर आता है रिजर्वेशन जो है एससीज का, उसका पर्पस ये था कि जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हुआ है उसको हम रिपेयर कर सके, उसको हम जो है उसको एड्रेस कर सके, ना कि इकोनॉमिक वेलफेयर को, है ना। अगर इकोनॉमिक वेलफेयर करना ही होता तो पैसे बांट देते, है ना। नहीं, लेकिन हमको इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं करना है, हमको क्या है, उनको इंक्लूड करना है। ठीक, तो इसलिए हम बैकवर्डनेस, ऐसे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उसको कंसिडर नहीं कर सकते सब कैटेगराइजेशन के लिए। फिर आता है स्टिग्मा ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इकोनॉमिक मोबिलिटी के साथ भी नहीं होगा टेकल। अगर हम देखें कि ऑक्सफैम इंडिया डिस्क्रिमिनेशन रिपोर्ट 2022 हम देखें, ये हाईलाइट करती है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन आज भी हो रहे हैं। जब भी क्रेडिट देने की बात आती है, लोन्स नहीं मिलते हैं अगर कास्ट बेसिस पे। ठीक, फिर आता है डेटा लिमिटेशन, क्योंकि अभी भी क्रेडिबल और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा कास्ट कंसेंसस जो है वो नहीं है ना, वेरियस कास्ट ग्रुप्स का। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि एसईसी से हुआ था, सोशो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011 में, तो उसमें जो भी डेटा था उसको पब्लिक करने से मना कर दिया था, क्योंकि वो डेटा जो था वो फ्लॉड था और अनरिलायबल था। तो अब कास्ट डेटा ही नहीं है तो हम कैसे प्रॉपरली सब कैटेगराइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कास्ट डेटा, कास्ट सेंसस होने की बहुत ज़रूरत है। फिर आता है पोटेंशियल फॉर मिस यूज। अगर आप अब भी बोलेंगे हम सब कैटेगराइजेशन कर रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसका फायदा उठाने बैठी ही है ना। फिर उनको वोट बैंक्स की तरह देखेंगे कि अरे भाई वो आपस में ही लोगों को भड़काने लगेंगे। फिर इसका कंक्लूजन हमें कैसे देखना है कि भाई देखो, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के हम देखें अगर, तो ये बहुत ज़रूरी है पॉलिसी मेकर्स के लिए कि वो एंगेज करें कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के साथ, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग के साथ एंगेज करें सारे स्टेक होल्डर्स जितने भी हैं, जैसे कि ऐसी कम्युनिटीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स, लीगल एक्सपर्ट, सोशल साइंटिस्ट, इन सब के साथ बातचीत करें और एक कंक्लूजन पे आए। इस रिगार्ड में गवर्नमेंट जो है उसको एक कमीशन बनाने चाहिए, जैसे कि उन्होंने जी रोहिणी कमीशन बनाई थी। जी रोहिणी कमीशन पहले से पूछ लेगा कि जी रोहिणी कमीशन किससे रिलेटेड है, तो उन्होंने सब कैटेगराइजेशन और ओबीसी से रिलेटेड है जी रोहिणी कमीशन। तो फटाफट से लिख लो, जी रोहिणी कमीशन ओबीसी के लिए बनाई गई थी, सब कैटेगराइजेशन के लिए। और अगर सब कैटेगराइजेशन एससी के क्वेश्चन पे आता है तो आपको कंक्लूजन में जी रोहिणी कमीशन को तो लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो ऐसे ही जी रोहिणी कमीशन की तरह एक आपको क्या बनानी होगी, आपको एक कमेटी बनानी होगी जो कि सॉल्यूशन जो है उसको देख सके, ढूंढ सके, जो भी डिस्पैरिटीज हैं एस टी एस सी कैटेगरीज के अंदर, जो भी दिक्कतें आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको एड्रेस कर सकें। और एड्रेस करने के साथ साथ उनके बीच की यूनिटी जो है, कलेक्टिव प्रोग्रेस जो है, कम्युनिटी एज अ होल बनाए रखें। ठीक है, तो ये हमारा पूरा का पूरा आर्टिकल जो है वो किस पे हो गया है, सब क्लासिफिकेशन कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट। और 20-21 मिनट की ये वीडियो है, बिल्कुल छोटी सी, चलते फिरते आप इसको देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, बना सकते हैं, क्या बनाना ही है आपको, है ना। जैसे हमने जुलाई की मैगजीन, पता ही नहीं चला हमने कितने जल्दी आराम से कंप्लीट कर ली, ऐसे ही साथ में हमें अगस्त की मैगजीन कंप्लीट करनी है, ताकि जनवरी फरवरी आते आते हम ये जो गार्डनिंग कर रहे हैं ना अभी, उसके फ्रूट्स जो है वो फेच कर सके। तो
इसी के साथ अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट करना ना भूलें कि आपने नोट्स बनाए या ना बनाए कि नहीं बनाए, या वीडियो आपको कैसी लग रही है, क्या इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं और आपने पूरे वीडियो देखी या नहीं देखी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम पार्ट सेकंड डिस्कस करेंगे, है ना। पार्ट सेकंड हमारा क्या होने वाला है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के बारे में। तब तक के लिए बाय।